अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मूर्तियों की राजनीति का दौर लौट आया है। मायावती ने जब मूर्तियों की राजनीति की थी तब उनकी बड़ी व्यापक आलोचना हुई थी, लेकिन अब मूर्ति की राजनीति सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों में मूर्तियां लगाएंगे। किनकी? महापुरुषों की, अपनी पार्टी से जुड़े हुए महापुरुषों की भी, अन्य महापुरुषों की भी, और तमाम इस तरह की मूर्तियां पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए यूपी सरकार ने प्रावधान किया है। भारतीय जनता पार्टी 30 से ज़्यादा जनपदों में ऐसी मूर्तियां लगवाएंगी जो स्थानीय महापुरुष हैं या फिर उनकी पार्टी से जुड़े रहे हैं और या फिर बड़े नामचीन हस्तियां रही। इन मूर्तियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अब अपने अपने राजनीतिक मकसद की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये मूर्तियों की राजनीति क्या परिणाम देगी? और पहला बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जाटलैंड में, पश्चिम उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण सबसे पहले होगा और इसमें खास बात है, दावत गई है जयंत चौधरी को भी। हालांकि वो आएंगे, इस पर अभी संदेह है, लेकिन बीजेपी ने चाल चल दी है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, मूर्तियों की राजनीति का दौर लौट आया है। मूर्तियां भी कौन सी? महापुरुषों की। मूर्तियां भी किसकी? बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स की। मूर्तियां किसकी? कुछ देवी देवताओं की, कुछ प्रतीक चिन्हों की, और ऐसी जिनकी उनके जिले में प्रासंगिकता हो सामाजिक तौर पर, क्योंकि सामाजिक तौर पर होगी तभी उसका राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा। और याद कीजिए वो दौर, विशेष तौर पर 2007 से 12 के बीच, जब मायावती ने मैसिव अभियान चलाया था और पूरे प्रदेश भर में दलित समाज के महापुरुषों की असंख्य मूर्तियां लगवाई थी, नोएडा से लेकर नौतनवा तक और बांदा से लेकर बहराइच तक। दलित एकता के प्रतीक, दलित महापुरुषों के बड़े बड़े प्रतीक चिन्ह और उनकी मूर्तियां लगाई गई थी। तब मायावती की बड़ी आलोचना की गई थी कि करोड़ों रुपया मूर्ति पे खर्च कर रही हैं, ये तो बेवजह है, ये ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन उस दौर में मायावती समझ गई थी कि मूर्ति की राजनीति जातियों में सम्मान की भावना जागृत करती है, समाज में सम्मान की भावना और प्रेरणा देती है। इसलिए आप कभी लखनऊ आएँ तो आप देखें तो अधिकांश बड़े चौराहों पर आपको दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगेंगी, मिलेंगी। वो प्रतीक हैं सामाजिक परिवर्तन का। इसीलिए लखनऊ में गोमती नगर इलाके के एक बहुत बड़े चौराहे का नाम ही सामाजिक परिवर्तन चौराहा दिया गया है। वो मायावती ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? ताकि लंबे समय तक अगर वो हट भी जाएं सत्ता से तो उनको वोट करने वाला या उनके समाज से जुड़े लोगों को ये पता हो कि सामाजिक परिवर्तन कब हुआ था और कौन उनके प्रतीक चिन्ह या दलित महापुरुष है। अब बीजेपी ऐसा क्यों करने जा रही है? इसके पीछे क्या मकसद है? बीजेपी भी उसी समाज से आती है और बीजेपी को भी अच्छे से पता है मूर्तियों की राजनीति अस्थायी होती है। विकास के कार्य भले ही अस्थायी हो बहनों भाइयों, लेकिन मूर्तियां, स्मारक और प्रतीक चिन्ह, ये तीन बातें याद रखिएगा। मूर्तियां, स्मारक चिन्ह और प्रतीक चिन्ह, ये अस्थायी होते हैं और इनका एक बड़ा वोट बैंक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें वो खुद की झलक पाते हैं, खुद के समाज से गौरवान्वित पाते हैं, खुद को उस समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी ये ऑपरेशंस शुरू करने जा रही है। इस ऑपरेशंस का मकसद क्या है? जातियों को जोड़ना, उनमें सामाजिक जागृति पैदा करना। पश्चिम उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बड़ा वनरेबल है और वो चाहते हैं कि वहाँ उनका कंसोलिडेशन पॉलिटिकली हो। इसीलिए मुजफ्फरनगर में चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी प्रतिमा लगाई जा रही है, सरकार वहाँ पहुँच रही है। इनविटेशन तो जयंत चौधरी को भी गया है, सभी बड़े जाट नेताओं को भी गया है, टिकैत जी की फैमिली को भी गया है। अब चरण सिंह जी का नाम है, कोई विरोध तो कर नहीं सकता, सबको सपोर्ट करना होगा। लेकिन इस प्रतीक चिन्ह के बहाने बीजेपी उस बेल्ट में भी अपनी पकड़ को स्थापित करना चाहती है और सिलसिला यही नहीं रुकेगा। दलित महापुरुष भी हैं, बीजेपी के भी महापुरुष हैं, देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी बनाए जाने का बजट रखा है यूपी सरकार ने और अब वो सिलसिला शुरू हो रहा है।
आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे समाज के सम्राट लोग रहे हैं, जो हमारे समाज के महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने हमारे भारत के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, जिनके वजह से हम एक शिक्षित समाज में, एक विकास की तरफ आगे बढ़ते समाज में हम सांस ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उन महान पुरुषों को भी याद करते हुए, उनकी भी बलिदानों को, उनकी भी कुर्बानियों को, उनकी भी सीख को, उनकी भी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है, खासतौर पर युवाओं तक पहुंचाना है। और उनके स्मृति में संगोष्ठियाँ भी होंगी, उनकी जो है मूर्तियाँ भी लगेंगी, उनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, उनके जीवन के मूल्य के उद्देश्य को हम सीखेंगे भी। 750 किसानों की हत्या करने के बाद आंदोलन में किसानों के मसीहा की मूर्ति किस मुंह से लगाने की सोच भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। चुनाव आ गया है, चौधरी चरण सिंह याद आ रहे हैं। अरे चौधरी चरण सिंह के कामों को भी याद कर लेते भाजपा वालों। चौधरी चरण सिंह को ही याद करके किसान कानूनों को पहले ही रद्द कर देते, 750 किसानों को अपना बलिदान देने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। आप लोग मूल रूप से सिर्फ वोटों के लिए किसी को भी खरीद सकते हो और किसी को भी बेचने की कोशिश कर सकते हो। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कल मुरादाबाद के पास चौधरी चरण सिंह जी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ताएं मेरे साथ मौजूद हैं, शरद शरण सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और राघवेंद्र कुमार एस बीएसपी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अनिला जी, पहला सवाल आपसे है। क्रिटिसाइज़ तो आप लोग बहुत करते थे कि मायावती मूर्तियों की राजनीति करती हैं, स्मारक में पैसे व्यर्थ करती हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन लौटकर आप भी वही काम कर रहे हैं जिसकी आलोचना आपकी पार्टी मायावती के शासनकाल में करती थी। मेरी सबको राम राम। और ब्रजेश जी, आपको पता है, आपने सीधे सीधे जो एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगा दिया। वैसे तो मैं ये कहती हूँ, मायावती जी तो खुद अपनी मूर्तियां बनवाती थी। यहाँ पे किसानों के देवता, मैं कहूंगी चौधरी चरण सिंह जी जो हैं किसानों के देवता माने जाते हैं, उनकी मूर्ति की हम बात कर रहे हैं। तो आप दो चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि बिलारी जगह है, मुरादाबाद जिले में आती है। वहां एक ट्रस्ट है चौधरी चरण सिंह स्मारक एवं शोध। वो जो है ये 51 फीट की मूर्ति उन लोगों ने बनाई है और उसमें जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं वो आकर उसका अनावरण करेंगे। फर्क है, मायावती जी खुद अपनी मूर्तियां बनवाती थी। यहाँ पर जो एक बड़ा समुदाय जिसमें जाट हैं ज्यादातर इस पूरे ट्रस्ट में, और जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपने पैसे से ये मूर्ति जो है वो बनवाई है। और इसको मतलब लीड जो है एक युवा हैं, जाट युवा हैं, जितेंद्र चौधरी करके, बिलारी के रहने वाले हैं। उन्हीं की जमीन पर ये मूर्ति बनी है। ये सरकार नहीं बनवा रही है, सरकार ने नहीं क्या मायावती ने सिर्फ अपनी मूर्तियां बनवाई, अन्य किसी की नहीं बनवाई? देवता मानते हैं आप पॉलिटिकली आपने ये जो स्टेटमेंट दिया कि मायावती ने सिर्फ अपनी मूर्तियां बनवाई, ऐसा तो है नहीं। मायावती ने तो बहुत मूर्तियां बनवाई, उनकी भी एक है लेकिन उन्हीं की नहीं है। नहीं, मैं आपको, उन्होंने, देखिए फर्क है। ये जो ट्रस्ट है, जो लोग हैं, आम साधारण लोग अपने अपने पैसे डाल के उन्होंने ये मूर्ति बनवाई है। जमीन आसमान का फर्क है। मुख्यमंत्री जी जो हैं, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि बहुत ही एक हम्बलनेस होती है जी। वो लोग गए, उन्होंने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से पूरा कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने कहा वो लोग अपने पैसे से बनवा रहे हैं, ये तो करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कितने महापुरुषों की मूर्तियों का तैयारी चल रही है, जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है। मेरे पास लिस्ट भी आ गई है। इसमें मेरे पास जो गुरु गोरखनाथ, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पृथ्वीराज चौहान, भामा शाह, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बहुत ढेर सारे नाम हैं और ये संस्कृति विभाग कर रहा है जी। बिल्कुल, पर जैसे जो आपने चर्चा की शुरुआत करी थी और आपने सीधे सीधे बोला कि वहां पर मुरादाबाद में
चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति बन रही है और सरकार का नाम लिया था, तो वो मैं आपका थोड़ा सा करेक्शन करना ठीक है, चाह रही ठीक थी। मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे राष्ट्र की महान व्यक्तित्व रहे हैं, बिल्कुल उनको याद किया जाना चाहिए, उनकी मूर्तियां बनानी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की मायावती जी ने मूर्ति बनवाई, बहुत अच्छा किया। काशीराम जी की मूर्तियां बनवाई, बहुत अच्छा किया। साथ में अपनी भी मूर्तियां बनवा दी उन्होंने। ये मुझे आपको समझ क्या में नहीं एतराज है आता कि एक 4 बार की दलित मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी नेता अगर अपनी मूर्ति लगवा लें, आपको क्यों एतराज है? नहीं, दलित से ऊपर मैं उनको महान इसलिए भी कहती हूँ और स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ। विपक्षी दल में बैठी हुई है एक दलित, ऊपर से महिला, उनका संघर्ष बहुत तो रहा। आप इतनी आलोचना क्यों कर रही हैं? आपको मूर्ति लगाने का विरोध क्यों? कौन मुख्यमंत्री अपनी मूर्ति बनवा के लगवाते भाई? आप न लगाती इसलिए उन्होंने स्वयं लगा ली। नहीं नहीं, उनकी पार्टी में भी बहुत डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, वो उनको मौका देना चाहिए था। जाटों से इतना लगाव आजकल, कोई खास बात है? जाट कौम ही ऐसी है। इतनी मोहब्बत क्यों? नहीं, जाट जो है बहुत इमोशनल कौम है साहब। जाट मोहब्बत भी बहुत करता है, दिल से मोहब्बत निभाता है, दिल से ही दुश्मनी निभाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाट खड़ा हुआ है। आप पिछले चुनावों में भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, आप 14 का देख लीजिए, 17 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, 22 का देख लीजिए। 80% तो से आपके ज्यादा फेवरेट जाट जो नेता है जयंत भारतीय चौधरी जनता आएंगे पार्टी को क्या? वोट वहां पे किया है। इनविटेशन गया है, कुछ है खबर आपको? जी, आपके फेवरेट लीडर वो भी आ रहे हैं शायद, जयंत चौधरी वहां पहुंचेंगे? अब वो तो रोहित जी बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी जाट हैं कुछ इलाके में, जी। उन लोगों ने सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तो जाट तो है बीजेपी के थैंक यू साथ मैडम, खड़ा है, शुक्रिया। इसमें मैं कोई दो रोहित राय अग्रवाल को सीधे ही इनवाइट कर लेता हूं इस डिबेट में। आउट ऑफ टर्न वो आज उनको पहले ले लेते हैं डिबेट में, क्योंकि उनका मसला आपने छेड़ा है। रोहित, आपका शुक्रिया। इतनी मोहब्बत दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि आपको तो इमोशनल हो ही जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल ब्रिजेश जी, आत्मा तक रो रही है हमारी। रो रही है, खुश होना चाहिए। नहीं, आत्मा तक रो रही है, वही तो मैं बता रहा हूँ, आत्मा तक रो रही है हमारी। गन्ना किसानों को हरियाणा सरकार 400 रुपये का रेट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी 350 रुपये का रेट दे रही है। रेट बढ़ाने को नहीं तैयार है, घोषित करने को नहीं तैयार है, बढ़ाना तो छोड़िए। मूर्ति लग रही है 800। सुनिए तो ब्रिजेश जी, मूर्ति ये क्या कर रहे हैं? इनसे क्या लेना देना है मूर्ति से? वो तो जो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने मूर्ति बनाई है, उन्होंने मूर्ति का काफ़ी समय से उनको वो करना था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा साहब हम कैसे क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर कि भाई हमें उसका लिवरेज मिल जाए, तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं उसका फीता काटने। भाई ये तो फीता काटने जा रहे हैं। सांस्कृतिक विभाग, अन्य जो लोग आपको हैं, कोई एतराज है अगर वो मूर्ति लगा रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं तो? कोई एतराज नहीं है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो अनावरण कर छोटे रहे हैं। चौधरी जा रहे हैं क्या मैं- वहां पे? नहीं, हम इनवाइटेड नहीं है ब्रिजेश जी। चलो इनविटेशन भिजवा देते हैं, चले जाओगे? नहीं ब्रिजेश जी, अगर आपके भेजने से इनविटेशन जा रहा है तो अरे फिर- मैं कह दूंगा, भेज देंगे, नहीं, उसमें हाँ, क्या है? तो ब्रिजेश जी अब कल सुबह ही तो अनावरण है, तो फिर कैसे क्या होगा? हमारे अपने भी तो कार्यक्रम है ना। हमारे चौधरी चरण सिंह हमारे संस्थापक हैं और चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए तो पूज्य व्यक्ति हैं, तो उनके किसान घाट पे हमारे अपने कार्यक्रम आयोजित हैं। दूसरी चीज, हमारे पास कोई इन्विटेशन है नहीं, कि कोई ऑफिशियल इन्विटेशन हमारे पास नहीं है। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि माननीय जयंत चौधरी जी इन्वाइटेड हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने की कोशिश ये कर रहे जाटों हैं। से मोहब्बत इतनी? जो अब तो देश के उपराष्ट्रपति बता रहे हैं भाई जाट हैं वो, तो खैर अच्छी बात है, हम तो खुश हुए। पर ये संजीव बालियान कल मैं देख रहा था, बड़ा कूद रहे थे इधर से उधर, उधर से इधर, और कह रहे थे मेरे बुजुर्ग का अपमान हो गया। मुझे याद आया हरियाणा में कूद जाके रहे थे, ये जो यूनियन मिनिस्टर, आप कैसी भाषा बोल अरे रहे हो? सुनिए तो, यूनियन मिनिस्टर को अब कल तो वो जाट बन के कूद रहे थे ना। कल वो कहे थे मैं यूनियन मिनिस्टर नहीं हूं, मैं जाट हूं, तो जाट बन के कूद रहे थे। और आप समझिए हरियाणा में जाके सतपाल मलिक जी के लिए उन्होंने कहा कि एक ये बूढ़ा है, इससे ना उठा जावे ना बैठा जावे, इसके घुटने का तेल खत्म हो गया है। संजीव बालियान जी के शब्द हैं ये। तो वो सतपाल मलिक जी क्या जाट समाज के बुजुर्ग नहीं है क्या? तब जब उनका आप अपमान कर रहे थे, मतलब जो अपने को सूट करे उसका तो उसके लिए तो लड़ोगे, पर जो दूसरे को सूट करे उसके लिए जो है आपके मूल वोट पर चोट कर रहे हैं, इसलिए आप तिलमिलाए हुए हो। विजय जी, हमारा मूल वोटर कभी है ब्रजभूषण की आड़ लेते हो, कभी नहीं, संजीव बालियान की आड़ लेते हो। आप बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एक बेटी, जाट की बेटी, आज आहत होके अपनी अस्मिता को लुटवाने के बाद उसने सीधा आरोप लगाया है कि इनके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ यौन शोषण किया है।
और मतलब उस बेटी ने आहत होके आज रेसलिंग छोड़ दी। बजरंग पुनिया जिसने देश के गौरव को बढ़ाया। इनको करेक्ट अरे चुप हो जाओ भैया, मैडम चुप हो जाओ, मैडम चुप हो जाओ, जरा अपने टर्न में बोलना, मैडम अपने टर्न में बोलना। ना एक सेकंड, आप इस तरह पर्सनल मत होइए प्लीज। मैं आपकी चौकट दोनों पे खड़ा लोगों होने को मैं वाला कहता हूँ नहीं प्लीज हूँ। प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए, डेकोरम मेंटेन करिए। ओके रोहित गोयल, रोहित अग्रवाल थैंक यू अनिला जी, अनिला जी इनको बोलने दें, मैं करेक्ट करता हूँ ना, आप इनको ना आने करेक्ट करें, मैं बोलता हूँ। यस गो अहेड, बोलिए किसी भी मैं बोल रोहित बोलिए। तो दिक्कत में आ जाएंगे, अपने टर्न में आप बोलिए, ऐसी भाषा ना हाँ, तो बोलिए। देखिए ऐसा है ब्रजेश जी, बजरंग पुनिया जी ने आज अपना जो उनको अवार्ड मिला था वो प्रधानमंत्री जी की चौखट पे जाके रखा है। वो बोले भैया आपको आपका अवार्ड समर्पित, पद्मश्री जैसा अवार्ड अगर कोई व्यक्ति आहत होके वापस कर रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? शायद मैडम भूल गई होंगी कि वो भी जाट समाज से आते हैं। तो देखिए ये जो चूज एंड पिक एंड चूज की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि अगर आप मानते हो चौधरी चरण सिंह जी को, तो मैं आपको एक मौका देता हूं, कल गन्ना किसानों का रेट उसी मूर्ति पे घोषित कर दीजिएगा 400 रुपए। मैं वादा करता हूं कि अगर आपकी तारीफ ना करूं, क्या आपके भरोसे थोड़ी बैठी मैं आपकी तारीफ ना करूं, तो मैं आपको वादा करता हूं, ये मेरी जबान है, गन्ना किसानों का 400 रुपए का रेट घोषित करो, उनके बकाए को 14% ब्याज के साथ उनको भुगतान करो। मैं मान लूंगा कि चौधरी चरण सिंह बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल शरद शरण सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो 26 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और फिर ये बाद में ना कहें कि हमको बताया नहीं। आओ पुलिस तैयार है, राजनीति कर रहे हैं। अरे पुलिस को हम देख लेंगे, आओ लेके। लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन करना, किस तारीख को आओगे? घेराव करना अपराध नहीं है। डेट बताओ। 26 दिसंबर को राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा का घेराव करेगा अगर गन्ना किसानों का रेट घोषित नहीं हुआ। भूलना मत, डेट याद रखना। बिल्कुल याद है ब्रजेश जी, बिल्कुल याद है, 26 दिसंबर। कर्नल शरद शरण सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बीजेपी इन दिनों मूर्तियों की राजनीति कर रही है, आपने फहरिस्त देखी संस्कृति विभाग की? आपको कोई आपत्ति है या फिर आप इसको सपोर्ट करते हैं? मैनपुरी में भी प्रतिमा लग रही है अटल जी की। जुमलेबाजों ने एक नया चोचला छोड़ा है, क्या नई बात है? कभी बोलते हैं लाभार्थी, कभी बोलते हैं गारंटी, और हर 15 दिन में माहौल के हिसाब से एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं। कर्नल साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, जी सुन पा रहे हैं? माफी चाहता हूं। आज आप बोले गो एडम मिल गई आवाज। आज धरना प्रदर्शन था तो गूंगी बहरों को हिलाने के लिए हमारा गला चला गया आज। नहीं आपका मजबूत गला है, बोलिए जी। थोड़ी देर के लिए रोहित का गला उधार। जी। तो ये लोग जो 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं, 7 साल में लखनऊ में बैठे हैं, अचानक इनको कौन से महापुरुष याद आ गए जिनकी मूर्तियां लगानी हैं? 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं शायद। और ये बताइए, विधानसभा में आदमकद मूर्ति चौधरी साहब की लगाई है मुलायम सिंह यादव जी ने, जो चरण सिंह जी को अपना अभिभावक स्वरूप मानते हैं, और किसान जातियां अपनी बेटियों से और अपनी खेत की मेड़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये हम जानते हैं। अब आप देख लीजिए किसानों के साथ क्या किया है और बेटियों के साथ क्या किया है, और इनको लगता है कि ये मूर्ति का फीता काट के जाटों को बहला लेंगे। कह रहे बहुत इमोशनल कौम है, दुश्मनी भी निभाती है और दोस्ती भी निभाती है। पहले दुश्मनी निभा लीजिए, दोस्ती की बात बाद में कर लीजिएगी। जयंत जी के ऊपर जो मेरठ में लाठी चार्ज हुआ था, पूरे प्रदेश का एक समाजवादी ने देखा था। पुरानी बात है आज नहीं, लेकिन ये बताइए, जाटों के बड़े नेता हैं, उनका नई उम्र का नेता है, लेकिन उनके बड़े बुजुर्ग भी उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं अपना बेटा स्वरूप। उस पर आपने लाठी चार्ज कराया, आपके प्रशासन ने कराया, आपके मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी कि जयंत जी के ऊपर लाठी चार्ज कराया। और सुनिए, ये मूर्तियों की बात आप लोग मत करिए, महापुरुषों का सम्मान आप लोग मत करिए। वोट के लिए आपने पीतल के 600 लोटे खरीदे, 600, और पूरे देश में एक इंसान, एक अच्छे नेता की अस्थियों को 600 लोटों में भर के पूरे देश में घुमाया, और उनको दिया क्या वो भी बताता हूं। तो गलत क्या है इसमें? मैं बताता हूं ब्रजेश जी, भाई उनकी महान विभूति है, देश की महान विभूति, भारत रत्न। मैं कहूंगा ईश्वर किसी को ऐसा ना करे कि उसको 600 लोटों में देश भर में घुमाया जाए। किसी का ऐसा अपमान ईश्वर ना करे कि किसी बुजुर्ग का हो मौत के बाद। और इन्होंने किया क्या उनके साथ? धार्मिक लिहाज से गलत है? मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे परिवार में किसी के साथ ऐसा दुर्दिन देखना मिले कि 600 लोटों में भर के गाड़ियों में डीजे का म्यूजिक बजा के पूरे देश में घुमाया जाए, इसलिए कि वोट मिल जाएगा। मेरी तो सलाह है अडवाणी जी को कि भाजपा से अब थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि लोटे अभी दिल्ली में ही रखे होंगे, फेंके नहीं गए होंगे। एक बात और बताना चाहूंगा,
इकाना स्टेडियम इतना पे। गुस्सा क्यों है आपको? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं बहुत द्रवित हूं। बुजुर्ग हमारे हों, इनके हों, किसी और के हों, जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार बोलते हैं बुजुर्ग ही तो नेमत है, उन्हीं का आशीर्वाद तो नेमत है। लेकिन ये 10 साल बाद अचानक जगे, किस लिए? वोट के लिए। कल 5 शहीद हो गए, मोदी जी का अभी तक कोई सांत्वना श्रद्धांजलि नहीं आई। लेकिन जब वोट चाहिए होता है तो पालम एयरपोर्ट पे जाके शहीदों पे फूल चढ़ा देते हैं वो। इसका मतलब शहीद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज महापुरुष इस्तेमाल करने निकल आए। 3 महीने बाद वोट पड़ना है, सामाजिक न्याय की बयार चल रही है, यहाँ पे कुछ चल तो रहा नहीं है इनका, तो अब बोला आप महापुरुषों की 3 मूर्तियां राज्य जीत लगाते के आए, हैं। अभी आपको समझ में नहीं आई बात? जी 3 राज्य जीत कर आए, अभी आपको समझ में नहीं आई बात? हाँ, ये बात मानते हैं, ये 3 राज्य जीत के आए हैं और जीतना ही इनका काम है। आप देखिए, इनके प्रवक्ताओं ने एक लकीर बोलना बंद कर दिया है ब्रजेश जी 3 महीने से। जब ये बैठते हैं तो बोलते हैं कि हम तो 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। जब ये गलियों में गए तो जनता ने बोला आप तो चुनाव के मूड में रहते हो, काम के लिए आपके पास टाइम कहाँ? Thank तो you. इनके थोड़ा ब्रजेश जी 30 सेकंड दीजिए। इकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी ने बनाया, अटल बिहारी के नाम पे रखा। शास्त्री भवन जहां योगी जी बैठते हैं, समाजवादी पार्टी ने बनाया, अटल बिहारी की मूर्ति लगाई। राम मनोहर लोहिया में दफ्तर चल रहा है एक विश्वविद्यालय का जो अटल बिहारी जी के नाम पे है। मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके महापुरुष हैं, हमारे सबके लिए वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम 10 साल हो गए, थोड़ा शर्म कीजिए। एक विश्वविद्यालय बनाइए, उनकी वहां मूर्ति लगाइए, और किसी की मूर्ति लगाए ना तो एक संस्थान बनाइए प्यारा सा, जिसका समाज का भला हो सके, बहुत उसमें शुक्रिया। मूर्ति लगाइए। मैं मनीष सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है। मनीष जी, आपका स्वागत है। आप पदयात्रा ही निकालते रह गए और बीजेपी देखिए वहां फीता काटने पहुंच गई, और अब चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, और इसके बाद 10-15 और मूर्तियां लाइन में हैं। आप करते रहो पदयात्रा। ऐसा है ब्रजेश जी की सियासत के मायने जो हैं थोड़े थोड़े भाजपा ने बदले हैं। मूर्तियां अगर काम हो जा रहा है तो कोई काम करने की ज़रूरत क्या है? जिलों के नाम बदलने से अगर काम हो जा रहा है तो काम करने की ज़रूरत क्या है? हिंदू मुसलमान कर देने से अगर वोट इलेक्शन जीते जा रहे हैं तो काम करने की ज़रूरत क्या है? तो सवाल इस बात का है कि अगर इन बातों से जनता में एक मैसेज देकर या एक भ्रम बनाकर वोट के समय हम पोलराइजेशन कर ले जा रहे हैं। अगर आप नोटिस करिएगा तो हर इलेक्शन जब होने वाला होता है उसके 5-6 महीने से पहले से ये सरगर्मियां चलने लगती हैं जी। तो वो उस समय हाल फिलहाल में उसको मैनेज कर लिया। थोड़ा सा क्या किया कि इलेक्शन के ठीक टाइम पर, जैसे अगर अभी देखिए जहाँ चुनाव हो रहे थे तो जो किश्त अक्टूबर में आनी थी उसकी किसान वाली, वो 1 महीना डिले कर दिया और नवंबर में भेज दिया, मतलब जिस समय वोटिंग पड़ रही थी। तो सर, अगर ये सब तो स्मार्ट अप्रोच है ना? ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है, ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। लेकिन ठीक है, अगर इनको करने से वोट मिल रहा है तो ठीक है, मतलब जनता के लिए आपका काम नहीं आपत्ति कर। किस विषय पर? ये मूर्ति लगाएं ना लगाएं, ना क्या ना, करें? मुझे उस पर कतई आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल मूर्तियां लगाइए, आप बिल्कुल जिलों के नाम बदल दीजिए क्योंकि आपको करना हो ये। लेकिन इसके साथ साथ इस युवा होते हुए देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बारे में भी सोच लीजिए। और ये मैं नहीं कहता, आपकी सरकार के आंकड़े कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 25% से ऊपर युवा बेरोजगार है, ये आपके आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, वो घट गया। इसका मतलब क्या है कि युवाओं ने रोजगार मांगना बंद कर दिया है। उस पर कुछ काम कर लें। आप महिलाओं की बात करते हैं, अपराध बढ़ बहुत गए। गंभीर चिंतन में आप चले गए। नहीं, मैं इतना गंभीर चिंतन कहाँ है? मैंने यही तो आप कहा। दूसरी ब्रिजेश लाइन जी, में चले आप- गए सर। नहीं ब्रिजेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई। एकदम गंभीर चिंतन की जरूरत नहीं। जब आप गंभीर होकर चुनाव जीते जा सकते हैं, जब जनता के जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात तो किए भैया, और काम किए कांग्रेस बिना कोई चुनाव जीते। धर्मार्थ ट्रस्ट है क्या? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप इनसे पॉलिटिकली लड़िए। कौन रोक रहा है आपको? देखिए, हम लड़ रहे हैं, हम सड़क पर उतर कर लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच में सच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही बात है कि हो सकता है कि आज हम कनेक्ट बनाकर अपनी बात ना कह पा रहे हों, लेकिन ये मैं लड़ाई देख रहा हूँ जारी रिस्पॉन्स रहेगी। कुछ आ नहीं रहा आपकी पदयात्रा का। नहीं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अगर हाँ। आप वहां देखिएगा तो उसी इलाके में तो हैं आजकल, जाटलैंड की तरफ, पर रिस्पॉन्स कुछ है नहीं। नहीं, अगर मैं आपको फोटोज भेजूंगा, वीडियोस भेजूंगा, देखिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार साथ चल रही है। वहां तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। ब्रजेश जी, ये रोहित तो कह रहे थे बिना हमसे पूछे किए हैं, तो अब करें। ब्रजेश जी, झूठ के बीच में जब आप सच की रोशनी लेकर चलते हैं थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम अपने मिशन में कामयाब होंगे।
मेरे साथ राघवेंद्र कुमार मौजूद हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज राजभर पिता पुत्र चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए हैं, बात हुई या फिर अभी ऐसे, मतलब कैसे, शपथ वाली कोई बात हुई? ब्रिजेश जी, विशेष आभार भारत समाचार का कि आपने मेरे पार्टी को और मुझे बुलाया। जो आज मुलाकात हुई वो मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जिले में एक गांव है, उस गांव को लेके हुई। और अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग अपने परिवार के नाम पर जो गांव बनाए उस गांव का विकास नहीं कर पाए। उसी गांव के विकास को लेके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज मिले और उस पर विशेष बात हुई। और मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिए कि वहां की जो जनता की समस्या है उस समस्या को जल्द से समाधान किया अच्छा, जाएगा। मैनपुरी की समस्या पर तो ठीक है, आप बात करके आए, अपनी भी समस्या पे कुछ बात की? नहीं, हमारी कोई समस्या ही नहीं है। हम तो आए हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, हमारी कोई समस्या नहीं है। हम तो जनता के बीच में है। अरे एक डेट आ जाती तो मतलब इस तरह की डिस्कशन जो मीडिया में चलते हैं रोज, आज कल परसों हो रही है, नरसों हो रही है, अगले हफ्ते हो रही है, खत्म होती बात। ब्रिजेश जी, टीआरपी खत्म हो जाएगा मीडिया का। अगर हमारे मंत्री जी मंत्री बन जाए तो मीडिया में टीआरपी आना बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको आश्वस्त करा दूं, मटीरियल है क्या ब्रिजेश जी? सांसदों को भी आश्वस्त नहीं, करा इसका दूं मतलब कि ये अगले मीडिया दिन की बीच में मत बोलो रोहित, रोहित, रोहित बीच में नहीं, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। नहीं, इनके मतलब क्या है, जोकर है क्या? नहीं प्लीज डोंट, नहीं इस तरह के मैटर शब्द मत यूज करिए, उनकी बारी, उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए राघवेंद्र जी, बोलो। देखिए, जब भी अगली लिस्ट आएगी, लिस्ट में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का नाम रहेगा। इस बात से मैं लगता आपको तो नहीं है अवगत कराता इतना, हूं। सितंबर से अगस्त से इंतजार करा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। हमारा काम है, पार्टी का काम है कि जनता के बीच जाए, जनता को जो समस्या है समस्या का हल करे। ओके, अच्छा, ये मूर्तियां लग रही हैं, आप सहमत हो इससे? जी, मूर्तियां लगाने की जो पॉलिटिक्स हो रही है, इससे सहमत हो आप? हमारे पैनलिस्ट में 7 लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि कोई असहमत नहीं है। राजनीति में हर व्यक्ति, हर पार्टी अपनी संभावनाओं की तलाश अरे तो करता बात है। कर हर लेते, व्यक्ति एक को आध मौका मूर्ति मिलता है, आपके भी हर महापुरुषों व्यक्ति की लग अपने जाती। हिसाब से राजनीति करता है। जब मैनपुरी की समस्या का जिक्र करने गए थे तो ये कह देते कि साहब हमारी भी लगवा दो 2-4। नहीं, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मूर्ति लगवाने के विषय में नहीं मिले हैं, अभी वो समस्या को लेकर मिले हैं। और जब मूर्ति लगाने की बात आएगी, आज हमारे आदर्श हैं चौधरी चरण सिंह जी, हम उनकी मूर्ति लगवा रहे हैं। और ये आप कंफर्म करते हो कि मंत्रिपरिषद को लेकर महापुरुष का मूर्ति लगवाएंगे? और ये आप कंफर्म करते हो कि मंत्रिपरिषद विस्तार या शपथ वगैरह को लेकर कोई बात नहीं हुई? ना, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस बात का मैं और विश्वास मुख्यमंत्री जी करता ने हूं। अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहा? जब भी लिस्ट आएगी हमारे नेताजी का नाम रहेगा। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कहा कि भाई अगले हफ्ते या रुक जाओ कुछ दिन, कोई आश्वासन दिया क्या? नहीं, इस तरह की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच और मुख्यमंत्री जी के बीच क्या बात हुई अब वो लोग जानते हैं, लेकिन मुझे जितना पता, पार्टी के लोगों को जितना पता है। वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं हमारे साथ डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये मूर्तियों की राजनीति के पीछे क्या स्टोरी है वीरेंद्र जी, और किससे, किसका और कौन सा हित सध रहा है? देखिए, ये मूर्तियों की शुरुआत मायावती के ज़माने से हुई, जब बहुत तेज़ी से मूर्तियां लगाई गईं, और उसके बाद करीब 6000 करोड़ रुपया इन मूर्तियों पे खर्चा हुआ था। और उस समय कहा गया कि बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है। लेकिन फिर जब जब सरकारें आती गईं, सबने अपने अपने हिसाब से मूर्तियां लगवाईं। महापुरुष तो चरित्र से महान थे, समाज के लिए उन्होंने तमाम रास्ते दिखाए, रोशनियां पैदा की। लेकिन आज के ज़माने में उनकी मूर्तियां और उनके नाम वोट देने का एक बहुत बड़ा साधन भी बन गए हैं। सियासी दलों के लिए ये थोड़ा आसान है कि मूर्ति, धर्म, इसके नाम पर वो अच्छा खासा वोट हासिल कर लेती है, तो विकास के काम पर ज़्यादा लोग सवाल नहीं कर पाते। देखिए, अगर आज़ाद भारत में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मूर्ति और संस्थाओं के नाम कांग्रेस के नेताओं के नाम पर पड़े, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक। ये भी सच्चाई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को दोबारा से मायावती ने जिंदा किया। मायावती जब अपनी मूर्ति लगवाती थी तो उसमें हाथ में बैग टांगना नहीं भूलती थी, और हाथ में उनके हर मूर्ति में बैग टंगा मिलेगा। तो वो आगे चल के और इस पर खुलासा करेंगे लोग। लेकिन
भाजपा जाट आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती। उत्तर प्रदेश में उसने बहुमत की सरकार बना रखी है। तो इससे साफ है कि अब उसको ये बात महसूस होती है कि आरएलडी की जो विरासत है उस पर भी वो कुछ काम करे और हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल के भरोसे ना रहे। तो जो थोड़ी बहुत रोजी रोटी बची हुई है लोकदल की, उस पर भी भाजपा की नज़र है, उस विरासत पर। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा जरूर थे, लेकिन उनके नाम पर मुलायम सिंह ने भी सियासत की, उनके नाम पर भाजपा भी करती है और उनके नाम पर उनके पौत्र जयंत चौधरी तो चल ही रहे हैं। भगवान बुद्ध जो थे वो मूर्ति पूजा के बहुत विरोधी थे, मूर्तियों के, लेकिन इस संसार में सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां उन्हीं की लगाई गई हैं। तो ये अजब विचित्र संयोग है कि जिन महापुरुषों के हमारे जीवित रहते, जिनका तिरस्कार हुआ, जिन्होंने कष्ट झेले, अब उनको महिमा मंडित करके राजनीति में उनके नाम का सहारा लिया जा रहा है। ब्रजेश जी, भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की बनवाई। करीब 3,000 करोड़ रुपया लगा, पूरे देश से लोहा एकत्रित किया गया। अब रामलला की भी एक बहुत बड़ी मूर्ति अयोध्या में बनने वाली है और 30 और मूर्तियां ऐलान हुआ है। कल चौधरी चरण सिंह की भी मूर्ति का मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि आदमी मुर्दों को पूजता है, अस्थियों को पूजता है, राख पूजी जाती है, लाशें पूजी जाती हैं, लेकिन जीवंत व्यक्ति का यहाँ तिरस्कार होता है। ये बड़ी विडंबना हमारे समाज की रही है। कांग्रेस ने एक बार 1980 में बाबू जगजीवन राम को दलित बताकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। अब मोदी के सामने दलित बताकर खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से बनाया जा रहा है और उस समय कांग्रेस को मात्र 31 लोकसभा सीटों पर जीत मिल पाई थी। अब यह देखना होगा कि खरगे के नेतृत्व में क्या चमत्कार होगा। चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर चलने वाली लोकदल का जो स्वर्णिम काल जब जब रहा ब्रजेश जी, वो भाजपा के ही साथ रहा। ये भी एक संयोग है कि जब जब भाजपा से गठबंधन किया आरएलडी ने, उसने सियासत में सर्वाधिक सीटों को छुआ। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का सबसे ज़्यादा, आरएलडी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव में था। 2002 के विधानसभा चुनाव में 14 विधायक आरएलडी के जीते थे। तब बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था और 2009 के लोकसभा चुनाव में 5 सांसद आरएलडी के जीते थे। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आरएलडी ने अब तक बीजेपी के साथ ही किया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि भाजपा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगवाए, सरदार पटेल की मूर्ति लगवाए, सब ठीक है, लेकिन अगर मायावती मूर्ति लगवा दे, पार्क बनवा दे, तो फिर वो टोका टाकी और सरकारी धन का अपव्यय आरोप लगता है। तो ये कौनों भरोसे किसी रास्ते जीने नहीं देते किसी को। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो हालांकि अंबेडकर ने कहा है कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है जी। तो समाज को तो ऐसे ही आगे ले जाया जा सकता है। ये ठीक है, सुनिएगा, रफ़ीक सदानी एक शायर थे, उनका बड़ा अच्छा सियासत पे कमेंट है मंदिर मस्जिद पर। उस पर सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहा है और भाड़ में जाए देश की जनता, आपन कुर्सी बची रहा है। जब नगीचे चुनाव आवत है तो भात मांगो तो पुलाव आवत है, और गायत है कुछ, हाल है कुछ, लेबिल है कुछ, माल है कुछ, और वो जो हम पे मेहरबान है भैया महाचाल है कुछ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और लोग क्या सोचते और समझते हैं
उनके बीच किस तरह से जज्बात चल रहे हैं, उनको हम तक राजनीतिक रूप से पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया और धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा स्ट्रांग ऐतराज़ है और उनका ये मानना है कि भाई पहले गन्ना किसानों की सुध ले लीजिए, उनके लिए कुछ उचित गन्ने की फसल का मूल्य निर्धारित कर दीजिए, उनके हक और हुकूक और अधिकार के लिए कुछ काम करिए। मूर्ति लगा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जब मैं ब्रजेश जी बीच में बोली थी, केवल एक कारण की वजह से बोली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि साक्षी की अस्मिता लुट गई। अस्मिता लुटने का मतलब ये है कि वो बलात्कार की शिकार हुई। हाँ, तो ये आरोप साक्षी जी ने स्वयं लगाया है मैडम। वन बाय वन प्लीज। मैडम, ये आरोप साक्षी जी ने स्वयं लगाया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है केवल। सेक्सुअल हैरेसमेंट और क्या होता है? रोहित प्लीज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और अस्मिता लुटना क्या होता है? प्लीज रोहित, प्लीज आप क्लेरिफाई कर हम लोग ताकि आगे बात बढ़े। किसी महिला की, यहाँ पे जाट समाज की बेटी का बात है, किसी महिला की समाज की डिग्निटी को बेटी लेकर के इस तरह बात ना लिए करें। मैं सारे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रोहित आपसे, नहीं, ब्रिजेश जी, देखिए जाट समाज की बेटी का प्लीज सवाल मेंटेन है, डिग्निटी। आप क्लियर कर दीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट Just please wait. और अस्मिता लुटना क्या होता है? जस्ट प्लीज वेट। यस अनिला जी, गो अहेड। हाँ, तो एक तो मैं इसलिए बोली थी कि इन्होंने एकदम से गलत बात का प्रयोग किया। किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी लड़की के लिए वो गलत बात है। अरे मैडम, उसको उसको stand- न्याय मैं नहीं आपको मिल रहा time है। दूंगा, अपने मैं टाइम में यहाँ पे- क्लैरिफाई करना ना, प्लीज वेट। इतना कंट्रोल होना चाहिए खुद पे। यस अनिला जी, बोलिए। जी। दूसरी बात, एक थोड़ा सा मुझे दुख लगा कि मैंने तो सुना था कि फौजी बैकग्राउंड के लोग जो है बहुत शालीन होते हैं, पर जिस प्रकार से जाटों के लिए यहाँ पे कर्नल शरण सिंह जी ने भाषा का प्रयोग किया कि दुश्मनी निभा लो, ये कर लो, मुझे बहुत खराब लगा। जाटों को इतना अपमान करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और मुलायम सिंह यादव जी को उंगली पकड़कर राजनीति सिखाने वाले चौधरी चरण सिंह जी हैं, जो कि जाट हैं। और चौधरी चरण सिंह जी जो है वो आरएलडी ने उनको कोई पेटेंट नहीं किया हुआ है, वो सबके नेता है। जैसे मैंने कहा कि वो किसान उनको देवता मानते हैं, जाट उनको अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। यहाँ पर अच्छी बात है, रोहित अग्रवाल यहाँ पर लखनऊ में बैठकर अगर चिंता कर रहे हैं कि ये जो गन्ना किसान है उसका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, पेमेंट बढ़ना चाहिए, अपनी बारी नहीं को बढ़ना वेट चाहिए। रोहित, तो सब्र अगर करो। मैं यहाँ पे विजय जी आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर गन्ना किसान का सबसे ज्यादा पेमेंट किसी सरकार ने किया है तो वहाँ वो पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया है, सबसे ज्यादा पेमेंट किया है। और यही कारण है कि लगातार किसान जो है वो भारतीय जनता और आप पार्टी इस को हक वोट में है कर कि रहा 400 रुपए गन्ना मूल्य कर दे सरकार? नहीं, इन्होंने सुझाव दिया, बड़ी अच्छी बात है। एक आम नागरिक होते हुए ये सुझाव दे, बड़ी अच्छी बात है। और ये सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये किसानों के बीच में और सरकार के बीच में रहना चाहिए। उसमें हमें आरएलडी का कोई भी इनपुट की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, योगी जी से खुश है, तो इसीलिए तो वोट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर पहले तो यूरिया की कालाबाजारी कितनी हुआ करती थी, अब आप देख लीजिए। ठीक है, रोहित रिस्पॉन्ड करेंगे गिना आपको। सकती हूँ जिसकी वजह से किसान जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। थैंक यू, शुक्रिया। रोहित आप बोलो, अपनी बारी में बोला करो। देखो डिबेट का एक डिसिप्लिन है, हम लोग आराम से बात करते हैं। आप दूसरी डिबेटों में जाते हो, हल्ला करते होगे, यहाँ हम आराम से बात करते हैं, पूरा समय है। गो अहेड। विजय जी, समस्या ये है, हम लोग इमोशनल लोग हैं। जैसा अनिला सिंह जी ने बताया था कि जाट कौम जो होती है वो इमोशनल कौम होती है, ऐसे ही हम जब चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी बन जाते हैं तो हम इमोशनल लोग हैं। भैया तो एक बात बताओ, सुनिए तो विजय जी, ये अग्रवाल लोग जाट कब से? नहीं, मैं जाटों का अनुयायी तो हो सकता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने जो जाटों तक चौधरी साहब का अनुयायी होना तो मैं स्वीकार, मैं भी हूँ। हाँ ब्रिजेश जी, मैं 10 किताबें आपको दूंगा उनको पढ़ने जी की। जी ब्रिजेश जी, देखिए ऐसा है, अनिला सिंह जी ने अभी बताया कि चौधरी साहब को इन्होंने जाटों तक समेटने की कोशिश की, पर मैं अनिला सिंह जी को कह दूं कि चौधरी साहब जी बहुत बड़ा विराट रूप थे, और वो सिर्फ जाटों तक नहीं, वो सर्व समाज के नेता थे। वो सर्व समाज उनको मानता है और सर्व समाज उनका अनुयायी है। इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता रोहित अग्रवाल आपसे यहाँ पे बैठ के और किसानों के लिए लड़ता है, ठीक है ना। तो मैडम देखिए ऐसा है, आपने कहा मुझे राष्ट्रीय लोकदल के इनपुट की जरूरत नहीं है, हम विपक्ष में हैं और हमारे 10 एमएलए हैं और एक सांसद है राज्यसभा में माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं। तो आपको अगर विपक्ष के इनपुट की जरूरत नहीं है मैडम, तो मैं मानता हूं आपको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जो आप एक्सेप्ट कर रही हैं ऑन डिबेट कि आपको लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के इनपुट की जरूरत नहीं है। साक्षी मलिक के साथ हैं या ब्रजभूषण के साथ हैं? हम साक्षी मलिक जी के साथ हैं, हम किसी अपराधी के साथ नहीं हो सकते हैं। और साक्षी मलिक जी ने स्वयं यह आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन शोषण किया है।
इसीलिए, और ये पुलिस ने भी इसको कहीं ना कहीं चार्जशीट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है कि ये तथ्य सही हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनको अपने सीने से लिपटा के बैठी हुई है। और ये खुद अनिला सिंह महिला होकर अगर महिला के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है तो मैं तो धन्य है बहन जी आप। मैं आपको एक मैं मूर्ति क्या लग रही है, आपने तो बिल्कुल नया बितंडा ही छेड़ दिया। ब्रजेश जी, मूर्ति तो लगनी ही चाहिए चौधरी साहब की, और मूर्ति में भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है ये तो बताएं पीता काटने के अलावा। तो आप उनसे 5 फीट बड़ी मूर्ति लगवा दो, बात खत्म। ब्रजेश जी, 2 तारीख को मुजफ्फरनगर में, 2 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में मूर्ति का निवारण करके आए हैं चौधरी जयंत सिंह जी। उससे पहले चौधरी अजीत सिंह जी के नाम पे पूरा एक शादी घर बनाया गया है जिसको डेडिकेट किया गया मुजफ्फरनगर में। बहन जी खुद आती है मुजफ्फरनगर से, बताएंगी। तो देखिए, चौधरी साहब के तो अनुयायी आप समझिए पूरे देश के अंदर हैं, और पूरे देश के अंदर चौधरी साहब की मूर्तियां लग रही हैं, उनके अनुयायी अपने पैसे से लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है इस मूर्ति में। भारतीय जनता पार्टी तो खाली किराए की कैंची लेके जा रही है पीता काटने के लिए। धन्यवाद। मैं मनीष सिंधवी जी को, इनको जल्दी भी है, मैं थोड़ा इनको आउट ऑफ टर्न मौका दे रहा हूँ। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मूर्तियों की इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस खुद को कहाँ पे पाती है? क्या आप इस तरह की स्कीम्स जो पॉलिटिकली चल रही हैं इसको इंडोर्स करते हैं, या फिर आप अपनी डिफरेंट टाइप की जो पॉलिटिक्स है वो करते रहेंगे, लोग ध्यान दें ना दें, वोट दें ना दें? देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये जो मूर्तियों की सियासत है या नाम बदलने की सियासत है, इससे जनता का पेट नहीं भरेगा। हमने जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में एक लड़ाई छेड़ रखी है सड़क की। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनको सामने ला रहे हैं, और ये सबको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये ठीक बात है कि ये जाठी क्यों, ये पूरा देश ही एक बहुत भावुक और इमोशनल देश है। धर्म के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर वो थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? अंत में तो उसके लड़के को रोटी चाहिए, अंत में उसके बच्चे को काम चाहिए, उसके परिवार को सुरक्षा चाहिए। ब्रिजेश जी, हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और अभी यही बनारस में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 1.5 महीना पहले बीएचयू में एक लड़की के साथ क्या हादसा हुआ था, मैं यहां पर बहुत खोलकर उसको नहीं कहना चाहता। 1.5 महीने हो गए और अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये स्थिति है यहां पर महिलाओं की। तो इस प्रदेश में क्या हो रहा है ये छुपा नहीं है। मैंने कहा नहीं कि भावुक लोग हैं, आप मूर्तियों के नाम पर उन्हें बहला सकते हैं, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपेगा नहीं और वो बाहर आएगा। ऑलराइट, मैं कर्नल शरद शरण सिंह को आमंत्रित करता हूँ। आपका शुक्रिया मनीष जी। कर्नल साहब, आपकी भाषा और आपकी बोली पर इतराज है बीजेपी को। ब्रजेश जी, जहाँ तक सेना और सैनिक की बात है, हम महिलाओं का और नारियों का विशेष सम्मान करते हैं। हमारी ये सिखलाई में समस्या ये आती है कि जो दलित की बिटिया को रात में 1 बजे मिट्टी का तेल डाल के जला देते हैं, अक्सर वही ज्ञान देते हैं कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। और जो अभी पीछे चर्चा हुई है जिस बिटिया की जो ओलंपिक में मेडल लाई है, वो भी सबने सुना। इसके बाद एक बात और है, हम सैनिक ये भी सोचते हैं कि जो फौज का नहीं वो देश का नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना के सैनिक को अब ज्ञान देगी कि सेना को क्या करना चाहिए। जनरल नराव ने 4 दिन से नेशनल मीडिया पे हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और वो लगातार कह रहे हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और वो चौंक गए थे जब उनको अग्निवीर के कागज पकड़ाए गए थे कि इसको लागू कर दीजिए। और 1 साल से भारतीय जनता पार्टी तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों को मीडिया के सामने बिठा के भोंपू बना बना के बुलवा रहे थे कि जाइए और बोलिए कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। हमारे सेना का यही तो अनुशासन है कि हम सरकार के तहत काम करते हैं, सरकार हमें जो बोलेगी हम वो करेंगे। पाकिस्तान होता ना मैडम, तो अब तक तो मोदी जी अपदस्थ हो जाते। जिस तरीके से सेना का आपने अपमान किया है ना, आपको अपदस्थ कर दिया होता सेना ने। ये सेना का अनुशासन ही है। तो लोकतंत्र का सहमति है तो 10 सेकंड लोकतंत्र का हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इंडियन आर्मी इज द लास्ट सीटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। इस देश में जब गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे, यकीन मानिए, जब सेना ट्रकों पे बाजार में उतरेगी तो किसी का धर्म और जात नहीं पूछेगी, किसी को नेता को नहीं बख्शेगी, आम आदमी को छोटा नहीं समझेगी। तो ये देश का सबसे बड़ा भरोसा भारतीय सेना है कि कल को गृह युद्ध के देश में हालात हो जाएंगे, भारतीय सेना इस लोकतंत्र को बचाएगी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मेरी बड़ी बहन होंगी शायद उम्र में, कम से कम सेना और सैनिकों के मान और सम्मान पे इस तरीके से सार्वजनिक पटल पे सवाल मत रखिएगा। आपने बोला था
कि जाट बहुत इमोशनल होते उसने हैं, क्या दुश्मनी उन्होंने भी ऐसा निभाते सैनिकों को कह हैं, दिया कि दोस्ती आप- भी निभाते हैं। माफ कुछ भी कीजिएगा, बोले जा रहे हैं। व्यक्तिगत कमेंट प्लीज डू नॉट, हाँ, प्लीज please. डोंट लाफ मैडम, प्लीज डोंट लाफ, आई एम फीलिंग ह्यूमिलेटेड, यू कांट लाफ ऑन मी लाइक दिस इज नॉट डन, कुछ भी हैव सम बोलेंगे। रिस्पेक्ट फॉर अ सोल्जर। जी ब्रजेश जी, क्या हो गया कर्नल साहब? नहीं सैनिक आप सम्मान के साथ समझौता नहीं कर मैं- सकता, चाहे अरे कुछ भी हो पूरा जाए। आपके इज्जत के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, किस शी इज बात पे लाफिंग गुस्सा ऑन है? मी ब्रजेश जी, अट्ठहास अट्ठहास। हाँ, एक वो मैं पटल आपका पे, political सार्वजनिक मामला वो पटल बात पे करिए आप। एक सैनिक मैं भी हूँ, ब्रजेश मैंने जी, 20 जरा- साल जरा सेना की मौका सेवा अनिला की जी, है, please wait. मेरे ले- मर्म उनको अपनी बात कर मेरे लेने दें, मैं मर्म आपको है। आता हूँ। आज भारतीय सेना का हर सैनिक द्रवित है, लेकिन वो अनुशासित है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहा है, वो वर्दी पहना है, सर वो हम तो अपनी ड्यूटी मूर्तियों कर पर रहा है। बात करने आए थे, आप कहाँ चले गए सर? मैं आज वापस आता हूं, मैं वापस आता हूं, मैंने अपनी जो मेरा नमक है मैंने उसका फर्ज निभाया, अब मैं इस पे तो आप समाजवाद साक्षी की बात मलिक पे के आता साथ हूं। हैं कि ब्रजभूषण के ब्रजेश साथ? जी, मूर्तियों के ऊपर मेरा एक बात बहुत जरूरी कहना है। हमारे नेता ने जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति लगाई, एशिया का सबसे बड़ा पहले पार्क बनाया, उसके बाद मूर्ति लगाई। जयप्रकाश नारायण का एक सेंटर बनाया, जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज के एग्जाम्पल का एक सेंटर बनाया, पहले सेंटर बनाया, फिर जयप्रकाश जी की मूर्ति लगाई। उस पे 7 साल से पॉलीथीन डाल के रखें काली, वो अलग बात है। पूरे उत्तर प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा, हमारे नेता को गेट से फांद के जाना पड़ा उन पे माला पहनाने के लिए, जिस बिल्डिंग को उन्होंने बनाया। मेरा भारतीय जनता पार्टी से बस एक ही निवेदन है, खूब मूर्तियां लगाइए, पहले बड़े बड़े संस्थान बनाइए, समाज कल्याण की कुछ व्यवस्था बनाइए, इंस्टीट्यूशंस बनाइए, कॉलेज बनाइए, मूर्ति लगाइए, फोटो खिंचवाइए। कैंसर हॉस्पिटल Thank you. समाजवादियों ने बनवाया, कल्याण सिंह की मूर्ति, स्टेडियम समाजवादियों ने बनवाया, अटल जी की मूर्ति, शास्त्री भवन समाजवादियों ने बनवाया, अटल जी की मूर्ति। अरे मूर्तियां ही खरीदते रहेंगे, ये संस्थान भी बनाएंगे ओके, आप। अनिला जी कुछ कहना चाहती हैं? जस्ट डिबेट अपन बिल्कुल इंटरेक्टिव जी। होनी चाहिए। बोलिए अनिला जी, क्या आपत्ति थी? 20 सेकंड देखिए आपके विजय जी, पास। सबसे पहली बात तो है कि ये श्रीमान जी जो बैठे हुए हैं, जो अपना नाम कर्नल शरण सिंह करके मेरा यहाँ नाम पर, नहीं है मैडम, reflect कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हैज गिवन मी तो, दिस रैंक, इट इज नॉट माय नेम, इनको It's a इनको designation मुझे given by जानना- president. कर्नल President, एक मिनट शांत साहब, होकर आप बोल बैठिए। चुके हैं ना, अब उनको थोड़ा शांत मौका होकर दें। बैठिए। बोलिए, 30 मुझे सेकंड पाठ बोलिए। ना पढ़ाएं कि फौज क्या होती है। मैं खुद एक फौजी बैकग्राउंड से आ रही हूँ। Don't try to preach me and teach then you me. must be ashamed What of yourself, army is. madam. No, you keep If you're quiet coming and from listen army to me. background, you must be ये ashamed of पर्सनल yourself. आर्गुमेंट की And you डिबेट keep नहीं है, quiet and प्लीज। listen to me. आप दोनों लोग एक दूसरे को मैं यहाँ सुनिए। पर अपनी भारतीय जनता बोलिए। पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे लिए आप कोई मायने नहीं रखते हैं व्यक्तिगत रूप से। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आप समाजवादी पार्टी की बात करिए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रही हूँ। ब्रजेश जी, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के मैं साथ दूंगा किसान भी है, जवान भी है और फौज भी है। ऐसे नहीं हवा में जीत रहे हैं, अभी 3 रात जीत कर आ रहे हैं, अब प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आ रहे हैं। हमें पाठ पढ़ाएंगे कि राजनीति क्या होती है, सत्ता में कैसे आया जाता है, कि किसान इनके साथ नहीं है, जवान इनके साथ नहीं है, महिला हमारे साथ नहीं है। वोट कहां से आ रहे हैं? आसमान से बरस रहे हैं क्या? और जाटों के विषय में आप हमें सिखाएंगे जाट क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। जाट किस प्रकार से किसके लिए भावनाएं रखता है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, आप हमें पढ़ाएंगे। थैंक यू अनिला जी, साहब। आपका समय समाप्त। बोलिए अब कर्नल 20 सेकंड दीजिएगा। 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड। इन्होंने तो अभी सारी मुझे डिबेट- एसबीएसपी पे भी बात ब्रजेश करनी जी, है। इन्होंने पूरी डिबेट ही समराइज कर दी जो हमारा मुद्दा है आज देश में। आज मोदी जी को ये लगता है चुनाव जीत कि रहे हैं, वो हर उनका कहना चुनाव जीत साफ है। सकते हैं। आज मोदी जी को लगता है वो हर चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए लोकतंत्र में किसी संस्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद में सांसदों की जरूरत नहीं है, सेना में फौजियों की जरूरत नहीं है। वहां अग्निवीर रहेंगे और सांसद में रहेंगे विधुड़ी जी। हमारे सांसदों की जरूरत थैंक यू, नहीं है। शुक्रिया राघवेंद्र कुमार। तो ये जो इनका धन्यवाद। गुरूर है, जनता वही धन्यवाद। गुरूर तोड़ेगी। इसको पर्सनल मैं डिबेट नहीं आपके बनाते, माध्यम मुद्दे से पे रहते जनता से हैं। आह्वान राघवेंद्र करता जी, हूं, धन्यवाद। उनका घमंड जमीन पे लेके आइए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी। मैनपुरी की चिंता में तो आप लोग बहुत तल्लीन हैं। ये जो मूर्तियों पर राजनीति हो रही, इस पर भी कोई ध्यान है आपका? ब्रिजेश जी, एक कहावत है, 100 चूहा खाकर बिल्ली चली हज करने। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता उपलब्धियां गिना रहे थे। मैं तो कहूंगा अगर उनको जानकारी नहीं है तो गूगल से सर्च कर लें। सबसे ज्यादा मूर्तियां आपके लोगों को और आपके सरकार में लगी है, तो वो भी पैसा कहीं न कहीं आपके सरकार का ही और जनता का ही पैसा है। अगर पर कांग्रेस आजकल बड़ी हाई मॉरल बातें करती है, दर्शन की मूर्ति लगा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के पेट में गुदगुदी होना चाहिए, किसी के पेट में दर्द होना चाहिए। जी। आपकी भी सरकार थी, आप भी मूर्ति लगाए, किसी ने विरोध नहीं किया। आपकी भी सरकार आएगी, ऐसा आप काम करिए। विपक्ष में जनता आपको बैठाई है तो इस तरह का भाव रखिए कि जनता आपके पे विश्वास करे और फिर आपको जनता चुने। चुनने की बात छोड़िए,
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र के हिसाब से है, 80 लोकसभा का सीट है, केवल एक सांसद इनका है, वो भी अब अगली बार रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भी इसका पता नहीं है। 7 विधानसभा के सीट पिछले कार्यकाल में था, घट के 2 सीट हो गया, अगली बार 2 से 0 होगा, इसका भी कोई पता नहीं है। राहुल गांधी जी इतनी बड़ी यात्रा निकालते हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कितने किलोमीटर की यात्रा चल रही है, इनका यात्रा। तो जब इतने पॉलिटिकली इरेलीवेंट है जो कांग्रेस, मीडिया पर है। तो आप अपनी डिबेट का महत्वपूर्ण समय कांग्रेस पर क्यों खर्च कर रहे हैं? आपको सपा और आरएलडी वालों को ठीक करना चाहिए, जाने दीजिए कांग्रेस को, छोड़िए। नहीं, सपा की क्या बात करें, जिसका विश्वास ही नहीं है जिसके पर, उसकी क्या बात करें? सपा के बात। अरे परसों तक तो उनके बस में घूम रहे थे, अब कह रहे थे उनका क्या विश्वास करें? सपा पे क्या विश्वास किया जाए? परसों तक तो आप उन्हीं की बस में बैठे थे। साथ हम कस्में खाए सरकार बनाने के लिए, हमारे ही सिंबल, हमारे ही गठबंधन का जो क्या धर्म होता है, हमको जो सीट मिला हमारे सिंबल पर अपने प्रत्याशी लड़ा दिए। बीच मौके में अरे तो चुनाव था, बीफ फार्म तो आप ही ने दिया होगा, कोई आपसे छीन थोड़ी लिया होगा समाजवादी पार्टी ने। से निकल नहीं रहे थे, तो ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान ऐसे ज्ञान देने वालों की हम क्या बात करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस डिबेट में आप सबने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने विचार और पक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहन भाइयों आपका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।